भारतीय इतिहास में एक दौर था, करीब 320 साल लंबा। एक ऐसा दौर जिसने सत्ता, समाज, संस्कृति सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। आज हम दिल्ली सल्तनत के इसी उतार चढ़ाव भरे सफर को समझने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो योग्यता और तलवार के दम पर लिखी गई। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत एक बहुत ही सीधे लेकिन चौंकाने वाले सवाल से करते हैं। क्या कोई गुलाम जिसे खरीदा बेचा गया हो वो कभी सुल्तान बन सकता है? सुनने में तो एकदम नामुमकिन लगता है ना? लेकिन दिल्ली सल्तनत की पूरी कहानी इसी नामुमकिन से सच पर टिकी हुई है। तो ये हुआ कैसे? इसका राज छिपा है मामलूक सिस्टम में। अब देखिए, ये कोई आम गुलाम नहीं थे। इन्हें बहुत खास तौर पर मिलिट्री सर्विस के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी। मतलब इनकी पहचान इस बात से नहीं थी कि ये किसके घर पैदा हुए, बल्कि इस बात से थी कि इनके अंदर काबिलियत कितनी है। और यही काबिलियत, यही मेरिट इन्हें सत्ता के सबसे ऊंचे शिखर तक ले गई। तो आज हम किन किन चीज़ों पर बात करेंगे? हम देखेंगे कि कैसे गुलाम सुल्तान बने, फिर सल्तनत की नींव कैसे पड़ी, सिंहासन के लिए क्या क्या लड़ाइयाँ हुईं, बाहर से कौन से खतरे आए और उनके चलते क्या बड़े बदलाव करने पड़े, और आखिर में ये सब खत्म कैसे हुआ। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी बड़ी इमारत की तरह सल्तनत की नींव भी शुरू में कह सकते हैं कि काफ़ी कच्ची थी, और इसे पक्का करने का काम किया दो शुरुआती सुल्तानों ने। और यहाँ इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने सल्तनत की शुरुआत की। वो लाहौर से राज कर रहे थे और उनका शासन एक मिलिट्री कैंप जैसा ही था। यहाँ तक कि उन्होंने कभी सुल्तान की उपाधि तक नहीं ली। लेकिन फिर आए इल्तुतमिश। उन्होंने समझा कि एक लंबे चौड़े साम्राज्य के लिए एक पक्का सेंटर होना जरूरी है, तो वो राजधानी को दिल्ली ले आए और एक असली व्यवस्थित राज्य की नींव डाली। इसीलिए ऐबक को सिर्फ संस्थापक और इल्तुतमिश को असली संस्थापक कहा जाता है। और बात सिर्फ राजधानी बदलने की नहीं थी। इल्तुतमिश ने सल्तनत को सच में एक इंस्टीट्यूशन बनाया। कैसे? उन्होंने इक्ता सिस्टम शुरू किया। मतलब अधिकारियों को सैलरी के बदले जमीन दी जाने लगी। अपनी पावर को मजबूत करने के लिए 40 वफादार अमीरों का एक ग्रुप बनाया, जिसे चालीसा दल कहते हैं। और तो और इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए स्टैंडर्ड सिक्के चलाए, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। असल में यही वो कदम थे जिन्होंने एक मिलिट्री कब्जे को एक असली सल्तनत में बदल दिया। चलिए, नींव तो पड़ गई, सल्तनत खड़ी हो गई, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सामने था, अगला सुल्तान कौन? और बस यहीं से शुरू हुआ मेरिट, जेंडर और पावर का एक जबरदस्त टकराव। सोचिए, इल्तुतमिश ने क्या किया। उन्होंने अपने बेटों को छोड़कर अपनी बेटी रजिया को अपना वारिस चुना। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा काबिल थीं। उस जमाने के इतिहासकार तक ये बात मानते थे कि रजिया में एक शासक के सारे गुण मौजूद हैं। ये एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी कदम था, काबिलियत को खून के रिश्ते से ऊपर रखना। लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन था। समाज इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। जो बड़े बड़े तुर्की सरदार थे, जो धार्मिक नेता थे, वो एक औरत को सुल्तान मानने के लिए राजी हुए ही नहीं। मतलब रजिया की सारी काबिलियत उनके औरत होने के आगे फीकी पड़ गई, और नतीजा, उन्हें सिंहासन से हटा दिया गया। अब रजिया के जाने के बाद तो सल्तनत में एकदम अफरा तफरी मच गई। सत्ता का असली सेंटर बन गया था वही चालीसा दल, जिसे इल्तुतमिश ने अपनी मदद के लिए बनाया था। और इस पूरी गड़बड़ी को खत्म किया गयासुद्दीन बलबन ने। और मजे की बात यह है कि वो खुद भी कभी इसी चालीसा दल का हिस्सा था, तो वो इसकी ताकत और इसके खतरे दोनों को अच्छी तरह से समझता था। बलबन ने पावर को वापस अपने हाथ में लेने के लिए सख्ती का रास्ता चुना। उसने ऐलान कर दिया कि वो जमीन पर खुदा की परछाई है। उसने दरबार में सिजदा और पैबोज जैसे ईरानी रिवाज लागू किए। मतलब सुल्तान के सामने घुटनों पर झुको और उसके कदम चूमो। उसका मकसद एकदम साफ था, सुल्तान का ऐसा खौफ पैदा करना कि कोई दोबारा सिर उठाने की हिम्मत भी ना कर सके। अच्छा, बलबन के बाद मामलुक वंश तो कमजोर हो गया और पावर आ गई खिलजी वंश के हाथ में। लेकिन खिलजियों के सामने सिर्फ अंदर की मुश्किलें नहीं थी, नॉर्थ वेस्ट से एक बहुत बड़ा बाहरी खतरा मंडरा रहा था, मंगोल। और पता है, इसी खतरे ने सल्तनत को ऐसे ऐसे सुधार करने पर मजबूर किया जिनके बारे में पहले किसी ने सोचा तक नहीं था। जरा ये नंबर देखिए, 4,75,000। ये क्या है? ये अलाउद्दीन खिलजी की स्टैंडिंग आर्मी के सैनिकों की गिनती थी। इतनी बड़ी सेना। सवाल है क्यों? जवाब है मंगोल। उनके हमले लगातार हो रहे थे और बहुत ही खतरनाक होते जा रहे थे। अब सोचिए, इतनी बड़ी सेना को मेंटेन कैसे किया जाए? इसके लिए खिलजी ने कुछ रेवोल्यूशनरी मिलिट्री रिफॉर्म्स किए।
उसने सैनिकों को जमीन के बदले कैश सैलरी देना शुरू किया। करप्शन रोकने के लिए घोड़ों पर मोहर लगाने का दाग सिस्टम और सैनिकों का पूरा रिकॉर्ड रखने का हुलिया सिस्टम शुरू किया। उसका एक ही मकसद था, एक एफिशिएंट और लॉयल आर्मी तैयार करना। ठीक है, सेना तो बन गई, लेकिन पैसा कहां से आएगा? इसका जवाब है खिलजी के जबरदस्त इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में। जैसा कि हम देख सकते हैं, उसने जमीन का टैक्स बढ़ाकर सीधा फसल का 50% कर दिया। और उसका सबसे मशहूर काम, मार्केट कंट्रोल सिस्टम। बाजार में हर चीज की कीमत फिक्स कर दी गई। क्यों? ताकि सैनिकों का कम सैलरी में भी गुजारा हो सके। ये एकता सिस्टम से बिल्कुल उल्टा था, जहां अमीरों की पावर जमीन से आती थी। खिलजी ने सारी पावर सीधे सुल्तान के खजाने में डाल दी। ये पूरी तरह से एक आर्मी सेंट्रिक इकोनॉमी थी। अलाउद्दीन खिलजी के बाद खिलजी वंश ज्यादा टिक नहीं पाया और पावर आ गई तुगलकों के पास। अब मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में सल्तनत अपने पीक पर पहुंची, मतलब सबसे बड़े साइज तक। लेकिन अजीब बात यह है कि यहीं से इसके गिरने की शुरुआत भी हुई। बहुत ज्यादा एम्बिशन, कुछ गलत फैसले और अंदर की कमजोरियों ने इस विशाल साम्राज्य को तोड़ना शुरू कर दिया। और इस पतन का सबसे बड़ा चेहरा बना मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए, उसके इरादे शायद गलत नहीं थे, लेकिन उन्हें लागू करने के तरीके विनाशकारी साबित हुए। जैसा कि हम देख सकते हैं, उसने पूरी की पूरी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दी। रास्ते में हजारों लोग मारे गए। फिर उसने टोकन करेंसी चलाई, मतलब सोने चांदी की जगह मामूली धातुओं के सिक्के। लेकिन नकली सिक्कों को रोक नहीं पाया और पूरी इकोनॉमी बैठ गई। इन योजनाओं ने न सिर्फ खजाना खाली किया, बल्कि लोगों का और अमीरों का भरोसा भी तोड़ दिया। और नतीजा, पूरी सल्तनत में बगावतें शुरू हो गई। तुगलकों के बाद सैयद और फिर लोधी आए। उन्होंने बिखरती हुई सल्तनत को संभालने की बहुत कोशिश की, पर तब तक सल्तनत बस दिल्ली के आसपास ही सिमट कर रह गई थी। और फिर आया वो दिन, 1526, पानीपत का मैदान। एक तरफ था दिल्ली का आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोधी। सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन उसके अपने ही सरदार उससे इतने खफा थे कि उन्होंने काबुल से बाबर को बुला लिया। और दूसरी तरफ था बाबर, जिसके पास तोपें थीं और तुलुगमा जैसी मॉडर्न वॉर टैक्टिक्स थीं। तो नतीजा तो एक तरह से पहले ही लिखा जा चुका था। इब्राहिम लोधी लड़ाई के मैदान में ही मारा गया और वो दिल्ली सल्तनत का पहला और आखिरी सुल्तान था जिसके साथ ऐसा हुआ। उसकी मौत के साथ ही 320 साल पुरानी दिल्ली सल्तनत का सूरज हमेशा के लिए डूब गया और भारत में मुगल साम्राज्य की एक नई सुबह हुई। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि एक सल्तनत जिसकी शुरुआत इस क्रांतिकारी आइडिया पर हुई थी कि एक गुलाम भी अपनी काबिलियत से सुल्तान बन सकता है, क्या उसका अंत उसी पुरानी वंशवाद की कमजोरी की वजह से हुआ जिसे उसने कभी चैलेंज किया था? ये सोचने वाली बात है।